नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी सहयोग जीके में स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में सर्टिफिकेट जो आपके CLIS कोर्स है, जिसमें जून 2022 में जो आपके पेपर हुआ उसको अपन सोल्व करेंगे। तो आपके BLI जो 012 जो प्रलेख प्रक्रियाकरण एवं व्यवस्थापन जो आपके सब्जेक्ट है, इसका जो पेपर है ये आपके जून 2022 में हुआ था और इसको अपन सोल्व करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही आपको सारे वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सारे आप सभी साल के जो आपके पहले एग्ज़ाम हुए हैं वो उनके वीडियो आप सभी देख सकते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों कि सत्य असत्य बताना है। पुस्तकालय वर्गीकरण का प्रयोजन समान वर्ण की पुस्तकों को एक साथ लेना है। तो इसमें आपके पहले में आंसर होगा, ये आपके क्या होगा, ये पहला यानी ये सत्य है। ये किसी पुस्तकालय में पुस्तकों के वर्गीकरण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग अभिलक्षण है। तो इसमें आपके दूसरे में आंसर होगा दूसरा वाला, ये विषय। अगला प्रश्न है, किसी पुस्तक की विचार पुस्तक के कृत्रिम भाषा में अनुवाद को क्या कहा जाता है। तो इसमें आपके तीसरे में होगा तीसरा यानी इसमें वर्ण संख्या होगी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है चौथा वाला है, पुस्तकों को आख्यवार वर्गीकृत करने से क्या होगा। तो इसमें आपके चौथे में आंसर होगा पहला वाला, यानी इसमें पहला दूसरा और चौथा राइट है। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है वर्गीकरण की पूर्ण परिगणनात्मक पद्धति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो इसमें आपके पांचवें में आंसर होगा पहला वाला, यानी पहला दूसरा और चौथा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला है CC7 वर्गीकरण पद्धति है। तो इसमें CC7 वर्गीकरण पद्धति है, तो इसमें आंसर होगा चौथा, यानी मुक्त पक्षात्मक विश्लेषी संश्लेषणात्मक पद्धति, ये आपके इसमें वर्गीकृत पद्धति है। फिर आता है सत्य और असत्य बताना है। DDC प्रलेखों को उनके शैक्षणिक अनुशासनों के अनुसार विभक्त करता है। तो इसमें आपके सातवें में होगा दूसरा वाला, यानी आपके ये असत्य है। फिर अगला है DDC में समस्त अंकन दशमलव अंकन होते हैं। तो इसमें आपके आठवें में होगा पहला वाला, ये इसमें सत्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि सत्य और असत्य बताना है। DDC संस्करण 19 के खंड 1 में सापेक्ष अनुक्रमणिका है। तो इसमें आपके 90 में आंसर होगा दूसरा, यानी ये असत्य है। फिर आता है UDC का पूर्ण रूप है। तो पहला आंसर इसमें राइट होगा, इन यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये आपके पहला ऑप्शन राइट होगा। फिर आता है सत्य और असत्य बताना है। तो इसमें आएगा आपके गणित ओलंपियाड में भाग लेने हेतु चयन के लिए किसी कक्षा के छात्रों को उनकी भाषा प्रवहित के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। तो इसमें आपके 11वें में आंसर होगा, ये आपके असत्य हैं। फिर आता है सत्य और असत्य बताना है। UDC का अभिकल्पन सार्वभौमिक ग्रंथ सूची सृजन हेतु हुआ था। तो इसमें आपके 12वें में आंसर होगा, ये दूसरा असत्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है पुस्तकालय वर्गीकरण के कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसमें आपके 13वें में आंसर होगा दूसरा वाला, यानी ये फर्स्ट, सेकंड और चौथा। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपके सत्य और असत्य बताना है। इसमें पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति को नियमित रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए, क्योंकि विषय जगत निरंतर विस्तृत हो रहा है। तो इसमें आपके आंसर होगा, ये सत्य है। फिर आता है कृषि पुस्तकालयों के इतिहास पुस्तक को आप किसके अंतर्गत वर्गीकृत करेंगे। तो इसमें आपके 15वें में आंसर होगा तीसरा वाला, पुस्तकालय विज्ञान। फिर आता है अव्यवस्था में को लाने की प्रक्रिया वर्गीकृतकरण है। तो इसमें आपके आंसर होगा तीसरा, यानी क्रम। फिर आता है अगला प्रश्न है सत्य और असत्य बताना है दोस्तों। इसमें पुस्तकालय वर्गीकरण में हम प्रलेखों के स्वरूप का ध्यान रखते हैं। तो इसमें आपके 17वें में आंसर होगा पहला, यानी ये सत्य है।
फिर आता है सत्य और असत्य बताना है। DDC 19 में 7 सारणियाँ हैं, तो इसमें ये सत्य है कि हाँ इसमें 7 सारणियाँ होती हैं। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है कोलन वर्गीकरण किसने दिया था? कोलन वर्गीकरण किसने दिया था? तो इसमें आपके आंसर होगा दूसरा यानी SR रंगनाथन ने। फिर आता है सत्य और असत्य बताना है कि वर्गीकरण में समूहन एवं व्यवस्थापन समाविष्ट होते हैं, तो इसमें आपके 20वें में आंसर होगा पहला यानी आपके सत्य हैं। फिर आता है पुस्तकालय वर्गीकरण किसी प्रलेख के विषय को उसकी प्राकृतिक भाषा से एक कृत्रिम अंकन में अनुवाद करने का साधन है, तो इसमें आपके 21वें में आंसर होगा पहला यानी ये सत्य है। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है पुस्तकालय में सामयिक पत्र पत्रिकाओं को उनकी आख्याओं के अनुसार वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है, तो इसमें आपके आएगा पहला यानी ये सत्य है। फिर आता है वे सुदीर्घ पद्धतियों को जो वर्ग संख्याओं के साथ विषयों की सुव्यवस्थित सूची प्रदान करती हैं को कहा जाता है, तो इसमें आपके आंसर होगा पहला यानी परिगणनात्मक पद्धति। फिर आता है किसी पुस्तकालय के लिए प्रयुक्त वर्गीकरण पद्धति का विनिश्चय करते समय निम्नलिखित में से किसका ध्यान रखा जाता है? तो किसका ध्यान रखा, इसमें आएगा आपके संकलन की प्रगति, दूसरा ऑप्शन राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है सत्य और असत्य बताना है। व्यक्तिगत आवश्यकताओं के व्यापक एवं परिवर्तनीय होने के कारण कोई एकल वर्गीकरण पद्धति समस्त उपयोगकर्ताओं को सदैव संतुष्ट नहीं कर सकती है, तो इसमें आपके 25वें में आंसर होगा पहला ये सत्य है। फिर आता है DDC के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है, तो इसमें आप क्या आएगा 26वें में आंसर होगा तीसरा यानी तीसरा और चौथा राइट नहीं है। फिर आता है अगला है दोस्तों कि DDC में ज्ञान जगत को 10 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है, तो इसमें आपके आंसर होगा 27वें में पहला यानी ये सत्य है। फिर आता है DDC में दशमलव संख्याओं को प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि नए विषयों को इन संख्याओं का प्रयोग कर सरलता से निरूपित किया जा सकता है, तो इसमें आपके 28वें में होगा पहला ये सत्य है। फिर आता है DDC के सारणी 1 के संदर्भ में निम्नलिखित में को मिलान करिए, तो इसमें आपके मिलान करना है, तो इसमें आपके आंसर होगा दूसरा वाला यानी ये दूसरा, तो दूसरे में आपके पहले का चौथा है और दूसरे का तीसरा है, फिर तीसरे का दूसरा है और चौथे का पहला है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला है सत्य और सत्य बताना। प्रसूची किसी पुस्तकालय मात्र के प्रारूपिक होती हैं और अन्यत्र नहीं पाई जाती हैं, तो इसमें आपके आंसर होगा तीसरे में ये दूसरा असत्य है। फिर आता है पुस्तकालय प्रसूची के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो इसमें आपके 31वें में आंसर होगा चौथा वाला यानी ये पहला दूसरा और तीसरा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 1876 में पुस्तकालय प्रसूची में उल्लेख निर्धारित किए हैं, तो ये आएगा आपके दूसरा यानी SR रंगनाथन। फिर आता है ISBD के अनुसार किसी प्रलेख के वर्णन के लिए क्षेत्र होते हैं, तो इसमें आपके आंसर होगा दूसरा वाला यानी ये 8। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला है निम्नलिखित को मिलान करिए, तो इसमें मिलान करना है, तो 34वें में आपके आंसर होगा पहला वाला यानी आपके इसमें पहले में आंसर है, पहले का है चौथा और दूसरे का है पहला और तीसरे का है चौथा और चौथे का है दूसरा, तो ये आपके आंसर है। फिर आता है अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला है निम्नलिखित में से कौन से निर्मित लेखकों के उदाहरण हैं, तो इसमें आपके 35वें में आंसर होगा चौथा वाला यानी ये चारों होते हैं। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रसूची का आंतरिक अन्यस्त स्वरूप है, तो इसमें आपके 36वें में आंसर होगा दूसरा यानी कोश प्रसूची। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है विश्लेषणात्मक प्रविष्टि किसके लिए निर्मित की जाती है, तो इसमें आपके 37वें में आंसर होगा पहला यानी पुस्तकालय के अध्ययन। फिर आता मुख्य शीर्षक
एवं समांतर शीर्षक के मध्य कौन सा विराम चिन्ह होता है? तो इसमें आपके विराम चिन्ह होता है तीसरा वाला यानी इक्वल यानी बराबर वाला। AACR2R का एक प्रथम स्तर विवरण किसी प्रलेख के बारे में सूचना प्रदान करता है। तो इसमें आपके आंसर होगा दूसरा वाला यानी न्यूनतम। फिर अगला है CCC एकक पत्रक प्रणाली को अनुसरित करता है। तो इसमें आपके आंसर होगा पहला यानी ये सत्य है। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है CCC के अनुसार प्रसूची के किसी भाग में प्रति संदर्भ अनुक्रमणिका प्रविष्टि को फाइल किया जाता है। तो इसमें आपके आंसर होगा दूसरा यानी वर्णानुक्रम भाग। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रविष्टि को वर्गीकृत प्रसूची के वर्गीकरणकृत भाग में फाइल किया जाता है। तो इसमें आपके 42 में आंसर होगा चौथा यानी तीसरा और चौथा। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है निम्नलिखित अनुभागों को वर्गीकृत प्रसूची की प्रमुख प्रविष्टि के क्रम के में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आपके ये क्रम बताना है। तो इसमें आपके 43 में आंसर होगा तीसरा यानी आपके तीसरा पहले आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर फोर्थ आएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है AACR2R के अनुसार शीर्षक पृष्ठ में प्रदत्त शीर्ष के प्रलेखन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो इसमें आपके 44 में आंसर आएगा तीसरा वाला यानी तीसरा, चौथा और पांचवा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है AACR2 की किसी प्रविष्टि के अंतर्गत अन्य आख्या सूचना किसी विराम चिन्ह की पूर्ववर्ती होती है। तो इसमें आपके 45 में आंसर होगा दूसरा यानी कोलन। अगला है सम्मेलन कार्यवाही किसी मुख्य प्रविष्टि को किसके अंतर्गत बनाया जाता है। तो इसमें आपके 40 में आंसर होगा चौथा वाला यानी सम्मेलन नाम। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है निम्नलिखित पदों को अक्षरवार ठीक है व्यवस्थापन के अनुसार क्रमबद्ध करिए। तो इसको आपको ये क्रम में जमाना था। तो इसका आंसर होगा आपके 47 में चौथा यानी ये चौथा आंसर राइट होगा। फिर अगला है सत्य और असत्य बताइए। CCC फाइलिंग रूल के अनुसार वर्णानुक्रमिक आवंटन में प्रविष्ट व्यवस्थापन करते समय आरंभिक उपपदों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो इसमें आपके 48 में आंसर होगा पहला यानी आपके सत्य हैं। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है सत्य और असत्य बताना है। तो इसमें आपके पुस्तकालय में सामग्रियों के भंडार में सामग्रियों की सरल अभिगम्यता एक विचारणीय कारक है। तो इसमें आपके 50 में आपके ये आएगा ये सत्य है। फिर आता है असत्य और सत्य बताना है आपको, जिसमें आपके पुरानी और दुर्लभ पुस्तकों को मुक्त अभिगम के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। तो इसमें आपके पहला आएगा आंसर ठीक है। तो इसमें 50 में आपके आंसर होगा पहला यानी ये सत्य है। तो दोस्तों ये अपन ने 50 प्रश्न देखे और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। और जो मैंने ये 50 प्रश्न जो ये लेकर आया था तो ये आपके जून 2022 वाला जो पेपर है तो वही पेपर है दोस्तों ये। और इसमें आपके जो पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में सर्टिफिकेट जो CLIS कोर्स है इसके बारे में जो जून 2022 का जो पेपर था वो पेपर मैंने सोल्व करवाया है। तो उसमें जो भी और भी पेपर हैं सारे तो ये आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। तो एक ऑप्शन आता है इसमें, तो इसमें आपकी प्लेलिस्ट ऑप्शन है, इसमें जाकर आप सभी वीडियो देखिए। और आपके जो एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसमें आपके ये 100% एक आशा है कि आपकी ये वापस पुराने पेपर में से आपके प्रश्न ज़रूर मिलेंगे और आपके जो ये क्या स्तर आता है पेपर का वो पेपर का आपको ये पता चलेगा कि किस टाइप के आपको प्रश्न आते हैं। यही उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए अपन मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।